एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TVL कोचिंग। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ विषय हिंदी और जिस पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ का हम सारांश पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे कि इस पाठ में हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो ध्यान से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और यह पाठ जो है एक ललित निबंध है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। तो ध्यान से आप सुनिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 4-5 साल 8-10 साल के, कभी कभी उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं और उन सवालों का आंसर पेरेंट्स लोग को देने में बहुत ही कठिनाई होती है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मतलब कम पढ़ा लिखा जो पिता होता है बहुत ही दयनीय जीव होता है, क्योंकि उसके सामने बच्चे पूछते हैं कुछ तो वो बता नहीं सकता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि क्या मैं उत्तर दूं। लेखक की बेटी ने जब लेखक से पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं तो लेखक अचंभित हो गए। वे उत्तर नहीं दे पाए कि हम आखिर उत्तर क्या दें। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाएंगे। काटते जाओगे वे बढ़ते जाएगा। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। जब उसको हम काट रहे हैं तो उसको बढ़ना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन काट देंगे नाखून को, फिर तीसरा चौथा दिन जाकर देखेंगे, अपने हाथों को ध्यान से देखेंगे तो नाखून बढ़ा हुआ पाएंगे। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। मतलब हम आदि मानव का बात कर रहे हैं। आदि मानव के ज़माने में नाखून ही उन लोगों का हथियार होता था। चीरने फाड़ने में नाखून की अहम भूमिका थी। तो सवाल यदि 2 मार्क्स से पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं तो आपको लिखना होगा नाखून का बढ़ना मनुष्य में पशुता का निशानी है। यह मनुष्य को बताता है कि आप जो आज मनुष्य हो आप पहले पशु थे। ये नाखून को जो आप काट रहे हो, नाखून पहले आपका हथियार था। आज ना बड़े बड़े हथियार, अणुबम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तोप बन गया है, लेकिन प्राचीन काल में नाखून ही हमारा हथियार था। इसलिए नाखून का बढ़ना क्या है, हमारे लिए पशुता का निशानी है। नाखून बढ़ता है और हमसे कहता है कि आप पहले पशु थे। आप क्या थे? पहले पशु थे, आदि मानव थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत भी था लेकिन नाखून के बाद ही दांत का स्थान था आदि मानव के शरीर में। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग थे। आदि मानव के लिए नाखून जो थे आवश्यक अंग थे। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ों की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। ठीक है, उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए थे। राम जी की जो सेना थी, बजरंग बली की जो सेना थी, उन्होंने हड्डियों की, गद्दा के भी हथियार बनाए थे। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। देवराज इंद्र के पास एक हड्डी का अस्त्र है जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। ठीक है, जो बहुत ही डेंजर है। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे
असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। ठीक है, शायद घोड़े भी नहीं थे, आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थे। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। मतलब दिन प्रतिदिन हथियार जो हो रहा था विकसित हो रहा था। क्या हो रहा था? हथियार विकसित हो रहा था। पहले हमारा नाखून था, उसके बाद हम पत्थर से हथियार बनाने लगे, फिर धातु से हथियार बनाने लगे। अब तो गोली बारूद, तोप, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, बहुत डेंजर बम हो गया है। अब यदि युद्ध होता है तो कोई देश जीतेगा हारेगा नहीं, पूरा संसार विलुप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो जाएगा। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, ये सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ रहा है। जो पहले आदि मानव अपने नाखून पर भरोसा करते थे, लेकिन आज के जो मानव है परमाणु बम पर भरोसा करते हैं। क्योंकि पहले नाखून ही सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था आदि मानव के ज़माने में, लेकिन अब क्या है? परमाणु बम सबसे बड़ा हथियार है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम पहले पशु थे, पशु थे, पशु थे। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंता लंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। ततः किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। देखिए ध्यान से सुनिए, लेखक ने क्या पाठ लिखा है। लेखक की बेटी ने, लेखक की सबसे छोटी बेटी ने जब लेखक से पूछा पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इन्होंने सोचा, मंथन किया और इस पाठ को लिख दिया। और बहुत अच्छा, बहुत बारीकी से लिखा है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। प्राचीन काल के मनुष्य आदि मानव अपने बच्चों को नाखून काटने के लिए मना करते थे कि ओए नाखून नहीं काटना है, नाखून ही तुम्हारा हथियार है, नाखून काट दोगे तो फिर हमला कैसे करोगे, तुम नाखून मत काटो। लेकिन आज उल्टा होता है, नाखून नहीं काटते हैं तो पेरेंट्स लोग बोलते हैं नाखून काट लो नहीं तो गंदगी फैलेगी। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उससे काटे जा रहा है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। नाखून को नहीं मालूम है कि हम अब बेकामिल हो गए हैं। मनुष्य को ना एक से एक बड़ा बड़ा हथियार मिल गया है, हमारे क्या अब औकात ही है, फिर भी वो बढ़ता है, उसको मालूम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को ही नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया, स्वर्ग जैसा शहर नर्क में बदल गया। आज भी वहाँ पे ओजोन में छिद्र हो गया। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पे विकलांग जन्म होते हैं क्योंकि वहाँ पे पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट मनुष्य के शरीर पर पड़ती है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, क्योंकि वो मनुष्य को बार बार कहती है कि तुम पहले पशु थे, पशु थे, पशु थे। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। नाखून में तरह तरह का डिजाइनिंग करता था, नेल पॉलिश करता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक थी। तरह मतलब स्टाइल में तिनकोन, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विधियों आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों ने जाने किस काम आया करते थे। मतलब
डिजाइनदार नाखून वाले काटते थे। उनको शिक्षक मोम और अलकत आलता से यत्न पूर्वक रंग कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। भारत मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चय मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। ठीक है, नाखून में जो कोशिकाएं होती है मृत कोशिकाएं होती है, इसलिए जब हम नाखून को काटते हैं या बाल को काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। केस का बढ़ना दूसरी, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। सोचना तो क्या उसे इतना भी पता नहीं है कि चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। वह उसकी पशुता का प्रमाण है कि आप पहले आदि मानव थे, जानवर थे। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। ठीक है, नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है, नाखून का कटना जो है मनुष्यता की निशानी है। जब नाखून बढ़ता है तो वो कहता है पशुत है, और हम नाखून को काट करके कहते हैं कि अब हम मनुष्य हो गए हैं। नाखून बढ़ता है तो नाखून हमसे कहता है कि तुम पहले पशु थे। हम नाखून को काट कर, मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। एक तरफ तो दिखावे के लिए वो नाखून काट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े से बड़े हथियार, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बना रहा है। तो नाखून काट रहा है तो कह रहा है कि मैं मनुष्यता की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन परमाणु बम बनाकर वह किस प्रकार के मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? वो तो पशुता की ओर ही बढ़ रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर लिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नहीं जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह भी हमारी पशुता की ही निशानी है। जो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, टाइम बम हम बना रहे हैं तो यह भी जो है पशुता की ही निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यर्थ होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, यानी आत्मनिर्भर बनना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा, क्योंकि स्व का मतलब होता है अपना, आत्मनिर्भर। क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में है हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? मुझे प्राणी वैज्ञानिक की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति या अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे देश और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है।
हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। मतलब कई तरह की भावनाओं से इसे हम अपने शास्त्रों में निखारे हैं कि हम अपने देश को किस तरह आगे बढ़ाएं। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर और अरक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। भारत के जो संस्कार है, सभ्यता है, संस्कार, सभ्यता, अनुशासन जो है पूरा संसार में फेमस है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत हो गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हमें चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। हमारे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधितता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास जी ने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ओल्ड इज गोल्ड, मतलब सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सभी नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं तो हितकर होते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हिटलर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। नहीं, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। जातियाँ इस देश के अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। नाना प्रकार का मतलब होता है बहुत प्रकार, अनेक प्रकार। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से ही अपने आप को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है। हम भी खान पान के पीछे भागते हैं, पशु भी खान पान के पीछे भागते हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है क्योंकि हमारे अंदर संयम है, हमारे अंदर ज्ञान है, हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं। इसलिए हम मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, जानवर की श्रेणी में नहीं आते हैं। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण का समुदाय का धर्म नहीं है, वह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भय भाव, सत्य को, आक्रोश को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और आक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। ठीक है, इसलिए ज्ञान जितना हो सके उतना अर्जित करना चाहिए। ज्ञान नामक समुद्र में जितना डुबकी लगाओगे उतना ही तुम
सफल होगे। ठीक है, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों को ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, अपने चारों तरफ मत देखो, भीतर की ओर अंदर की ओर देखो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वो हमारे भीतर है। पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति की हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई से बैठकर मनुष्य की वास्तविकता का ज्ञान बताया था, लेकिन उसको गोली मार दिया गया था। कितना अच्छा बात कहे थे। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूँछ झड़ गई है। आदिमानव की पहले पूँछ थी, पूँछ हट गया, उसी तरह अवशेषी अंग भी हट जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरने वाले अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशु तत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य को महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरित्रता में अंतर मनुष्य मरने के वाले अस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ असफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। नाखून बढ़ेगा, कहेगा कि आप पशु थे पशु थे पशु थे, लेकिन हम इसको काट के कहते रहेंगे हम मनुष्य बन गए मनुष्य बन गए मनुष्य बन गए। तो इस तरह यह पाठ खत्म हुआ। यदि आप अगला वाला पाठ जिसका नाम है नागरी लिपि, जिसके पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले जी, यदि आप इस पाठ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक